सुनैना आराम से अपने फोन में बैठकर यूट्यूब पर कुछ मजेदार वीडियो देख रही थी। तभी वहाँ कविता आती है और उसके हाथों से फोन छीन लेती है और गुस्से में बोलती है, तुझे सारा दिन कोई काम नहीं है क्या बहू? जब देखो इस फोन में टुक टुक करती रहती है। अरे माँ जी, मैं इतनी अच्छी वीडियो देख रही थी, आपने फोन क्यों छीन लिया मुझसे? फोन छीनूं ना तो क्या करूं? तेरे पास फोन चलाने के अलावा और कोई काम है घर में? घर में एक तो हजारों काम होते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ सारा दिन फोन चलाना है। करती तो हूँ माँ जी सारा काम, अभी अभी करके आई हूँ मैं। अच्छा, काम कर कर आई है? क्या क्या किया है तूने, बताइयो जरा। सबके लिए नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, रसोई साफ की और बाकी अब मैं रेस्ट ले रही थी, उसके बाद कर दूंगी काम। पिछले 2.5 घंटे से बैठकर फोन चला रही है, अभी तक तेरा रेस्ट ही नहीं हुआ, निकम्मी कहीं की। पता नहीं माँ जी, एक बार फोन चलाना शुरू कर देती हूँ तो हाथ ही नहीं रुकते मेरे। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो घर के काम करते हुए ये आदत क्यों नहीं ले आती? कम से कम घर के सारे काम तो निपट जाएंगे। नहीं, बस फोन चलाते समय हाथ नहीं रुकता है, काम के समय लकवा मार जाता है हाथ में तुम्हारे। मेरा फोन दे दीजिए माँ जी, मैं वीडियो देखकर फिर सारा काम कर दूंगी। बिल्कुल नहीं मिलेगा तुझे फोन। जा पहले जाकर सारा काम कर घर का, उसके बाद जितना फोन चलाना है उतना फोन चलाना। अरे माँ जी दे दो ना, वरना मेरा सारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। मर जाएगी क्या फोन नहीं चलाएगी तो? सारा दिन तो फोन में घुसी ही रहती है, एक दिन फोन नहीं चलाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे तुझे इतना ही फोन चलाने का शौक था तो फोन से ही शादी कर लेती। मेरे बेटे से शादी करने की क्या जरूरत थी? माँ जी ये सब पॉसिबल नहीं था, वरना कर ही लेती मैं। ना जाने क्या जमाना आ गया है, इंसानों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, फोन की इज्जत है आजकल। अरे माँ जी आप भी ना, आप जाओ आराम करो, मैं अपने आप कर लूंगी सारा घर का काम। इतना कहकर सुनैना अपनी सास के हाथ से अपना फोन वापस ले लेती है और फिर से सोफे पर आराम से बैठकर फोन चलाने लगती है। कविता सुनैना की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। सुनैना को फोन चलाना बहुत पसंद था। वो अपना खाना पीना, घर का काम सब कुछ भूलकर सारा दिन बस फोन चलाने में ही लगी रहती। फिर चाहे कविता उसे कितना भी कुछ कह ले, सुनैना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सुनैना फोन में रसोई के शेल्फ पर रखकर सब्जियां बना रही होती है। तभी वह सब्जी में नमक की जगह चीनी डालने ही वाली होती है कि वहाँ पर कविता आ जाती है और बोलती है, अरे आंखों की अंधी, सारा ध्यान फोन में घुसा रखा है, देख तो ले पहले क्या कर रही है। नमक की जगह चीनी डाल रही है सब्जी में। अरे सॉरी माँ जी, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई माँ जी, माफ करिएगा। तेरी इस गलती से मिस्टेक के चक्कर में ना सारी सब्जी का सत्यानाश हो जाता आज। अरे वो माँ जी, मेरा ध्यान फोन में था ना इसलिए। जब तू रसोई में खाना बना ही रही है तो तुझे फोन चलाना जरूरी है क्या बहू? वो क्या है ना माँ जी, कल मैंने एक नई सीरीज देखना शुरू किया था और मैंने अपने आप को टास्क दिया था कि आज मैं पूरी सीरीज खत्म करके रहूंगी। एक बार में सारा काम खत्म करके फिर फोन चलाने बैठी हो? अरे माँ जी अब बस करो, हो गई ना गलती, मान तो लिया, बच्चे की जान लोगे क्या अब? जान तो मैं लूंगी, लेकिन तेरी नहीं, इस फोन की ले लूंगी। देख बहू, अभी तो मैंने देख लिया, लेकिन अगर तूने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तेरे इस फोन के 4 टुकड़े कर दूंगी। फिर इस टूटे हुए फोन को हाथ में रखकर शोक सभा मनाना तू। नहीं नहीं माँ जी, मेरे फोन को कुछ मत करना, मैं ध्यान से सब्जी बना रही हूँ, सारा खाना बना रही हूँ। चल चल, जल्दी से अब इसे बंद कर दे और खाना बना जाकर। बड़ी आई सीरीज देखने वाली। जी माँ जी कर रही हूँ, सब कर दूंगी। सुनैना जल्दी से फोन लॉक करती है और खाना बनाने लग जाती है और जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक यमराज की तरह कविता सुनैना के पास ही खड़ी रहती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सुनैना अब जब भी कविता उसके आसपास होती तो थोड़ा सा फोन को साइड में रख दिया करती, लेकिन जैसी कविता उसकी नजरों से ओझल हो जाती, सुनैना फिर से फोन चलाना शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन कविता की दूर की बहन नीलम कविता से मिलने उसके घर आती है और बोलती है, अरे तेरी बहू कहाँ है? जब से तेरे बेटे की ना शादी हुई है ना, तब से तेरी बहू को देखा ही नहीं मैंने। एक बार दिखा तो जरा मुझे कि कैसे दिखती है तेरी बहू। हाँ हाँ, अपने कमरे में होगी, रुक जा, मैं अभी बुलाती हूँ। बुला बुला, जल्दी बुला उसे। सुनैना बहू कहाँ है, जल्दी आ नीचे। कविता बार बार सुनैना को आवाज देती है, लेकिन सुनैना उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं देती और तभी कविता बोलती है, ए सुनैना बहू, जल्दी आना नीचे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? रुक जा, मैं कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद बाथरूम में होगी। कविता जल्दी से उठकर अपनी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि सुनैना बड़े ही ध्यान से फोन चलाने में बिजी है। कविता सुनैना के पास जाती है और उसके सर पर जोर से टपली मारते हुए कहती है, अरे बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता? कब से आवाज दे रही हूँ तुझे। माँ जी आप मेरे सिर पे क्यों मार रही हो?
पूरा फोकस खराब कर दिया आपने मेरा। मैं तुझे कब से आवाज दिए जा रही हूँ और तू गूंगे बहरों की तरह आराम से कमरे में बैठी है। नीचे मेरी बहन आई है और तू यहाँ फोन चला रही है। कौन सी बहन माँ जी? आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। अरे मेरी दूर की बहन है। चल जल्दी नीचे अब। 10 मिनट रुक जाइए, बस 10 मिनट, अभी आ रही हूँ। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। चुपचाप चल मेरे साथ नीचे, अभी के अभी। अरे कविता, क्या हो गया? अरे इतना टाइम कौन लेता है? अरे मैं यहाँ पर अकेले बैठे बैठे ना पागल सी हो रही हूँ। अरे बहू को लेके आना जरा जल्दी। अरे आ रही हूँ। तू भी क्या घोड़े पर सवार होकर बैठी है? चल बहू, अब एक शब्द भी मत बोलना। हाँ माँ जी, चल रही हूँ, चलिए। और इस आफत की बला को तो यहीं छोड़ दे। छोड़ दूँ? अरे और किसकी बात कर रही हूँ? तेरे जिगर के टुकड़े फोन की बात कर रही हूँ। वरना नीचे जाकर भी तू फोन चलाने लगेगी, उनसे बात तो करेगी नहीं। माँ जी, आप ऐसा हिटलर जैसा बिहेव क्यों कर रही हैं मेरे साथ? क्योंकि बेटा तू जलेबी की तरह सीधी है। तुझे कभी सीधे सीधे कुछ समझ में आता है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। कविता सुनैना को लेकर नीलम के पास जाती है। सुनैना नीलम के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती है। अब क्योंकि सुनैना जरूरत से ज्यादा दिन रात फोन चलाया करती थी, इसलिए उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल थे, जिसे देखकर नीलम बोलती है, अरे बहू, ये क्या? तेरे चेहरे पे डार्क सर्कल्स? अरे तेरे को बुढ़ापा आ रहा है क्या? लग तो रहा है जवानी से पहले तेरे को बुढ़ापा आ रहा है, तेरी शक्ल पे दिख रहा है मुझे। अरे नहीं, वह तो इसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है ना, तो देर रात तक पढ़ती रहती है। अरे बहू, तेरी सास सही कह रही है क्या? तुझे पढ़ाई करने का शौक है? हाँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, सारा दिन पढ़ती हूँ। चलो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तुझे काफी ज्यादा नॉलेज होगी हर चीज की। जी हाँ, नॉलेज तो है। अरे तू कहे ना, तेरी सरकारी नौकरी लगवा देती हूँ मैं। अरे सरकारी टीचर बनेगी ना, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। अब मेरी ना हर जगह ना जान पहचान है, क्योंकि मैं हूँ इतनी अच्छी। नहीं, मुझे कोई टीचर की नौकरी नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं करनी है? अरे सरकारी नौकरी आजकल किसको नहीं करनी है? सभी को करनी है। और तू क्या समझ रही है? ऐरी गैरी सरकारी नौकरी होती क्या? छोटी मोटी नहीं है ये, बहुत ज्यादा बड़ी नौकरी है। पर मैं टीचर की नौकरी कर ही नहीं सकती, तो क्यों करूँगी मैं? तुझे पढ़ाई लिखाई का इतना ज्यादा शौक है, तो तेरे को पढ़ाई लिखाई का कहीं तो इस्तेमाल करना चाहिए ना सही जगह। अरे छोड़ो, तुम दोनों भी क्या बातें लेकर बैठ गई। जा सुनैना, जाकर चाय नाश्ते की तैयारी कर। जी, मैं अभी सबके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनैना जल्दी रसोई में जाकर राहत भरी सांस लेती है और कुछ देर बाद सुनैना सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। लेकिन नीलम अभी भी सुनैना के पीछे टीचर की तरह ही पड़ी रहती। कविता जैसे तैसे बात को खत्म करके नीलम को वहाँ से भेज देती है और नीलम के जाते ही सुनैना बोलती है, माँ जी, आपके एक झूठ की वजह से ना वो मुझे जबरदस्ती टीचर बनाने के लिए लगी हुई थी। तो क्या उसे सच बता देती कि तू सारा दिन फोन चलाती रहती है और मैं अपनी बेइज्जती करवा लेती। अरे झूठी शोभा से तो सच ही अच्छा है। कितने बहाने बनाने पड़े मुझे इसे डालने के लिए। तुझे तो अपनी इज्जत की चिंता है नहीं, लेकिन मुझे तो है ना, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। भगवान के लिए अगली बार ऐसा झूठ मत बोलना, कुछ ऐसा बोलना जिसके लिए मैं झूठ बोल पाऊँ। एक तो मैंने सबके सामने तेरा सम्मान बढ़ाया, तेरी इज्जत बढ़ाई, ऊपर से तू मुझे ही ज्ञान दे रही है। ज्ञान नहीं दे रही माँ जी, बस बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं तुझे नहीं रोक रही। तुझे फोन चलाना है ना, जितना चलाना है उतना चला। एक दिन तुझे खुद एहसास होगा इसके नुकसान का, तब तू पछताएगी और अपने आप पीछे भी हो जाएगी। फिर तुझे याद आएगी कि तेरी माँ जी बिल्कुल सही कहा करती थी। माँ जी, आप बिना बात के राई का पहाड़ क्यों बना रही हैं? सारी दुनिया फोन चलाती है, मैं कोई अलग से फोन थोड़ी चला रही हूँ जो नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही सुनैना और कविता में बहस हो जाती है। उस दिन के बाद से कविता फिर कभी सुनैना को उसका फोन चलाने के लिए नहीं टोकती। पहले तो कविता के कहने पर सुनैना थोड़ी बहुत देर के लिए फोन को रख दिया करती, लेकिन अब तो सुनैना सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक फोन ही चलाया करती। वो फोन चलाते चलाते घर का काम और बाकी सारी चीजें किया करती। कविता ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। और ऐसे एक दिन सुनैना अपने फोन में एक फिल्म देख रही थी, तब इसके फोन की बैटरी लो हो जाती है और सुनैना खुद से बोलती है, ओ शिट यार, बैटरी लो हो गई। मूवी का तो एंटरटेनिंग सीन चल रहा है, मैं सीन मिस नहीं कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, फोन को चार्जिंग पे लगा के साथ साथ मूवी देख लेती हूँ। मूवी भी खत्म हो जाएगी और फोन की बैटरी भी फुल हो जाएगी।
सुनैना जल्दी से सॉकेट में अपना चार्जर लगाती है और फोन से कनेक्ट करके उसको ऑन कर देती है और मूवी देखना शुरू करती है। जरूरत से ज्यादा फोन चलाने की वजह से सुनैना का फोन गर्म होना शुरू हो चुका था, लेकिन फोन चलाने में डूबी हुई सुनैना को इस बात का एहसास नहीं था। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने में लगा हुआ था। अचानक से एक जोर का धमाका होता है और सुनैना की चिल्लाने की आवाज आती है। कविता जल्दी से अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि सुनैना बेड पर बेहोश पड़ी है और सॉकेट से और फोन से धुआं निकल रहा है। क्योंकि सुनैना का फोन उसके हाथों में ब्लास्ट हो गया था, इसलिए कविता जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर अपनी बहू को अस्पताल ले जाती है। कुछ वक्त बाद जब सुनैना को होश आता है तो कविता उसके पास ही खड़ी होती है और बोलती है, बहू तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ जी, पर मैं यहाँ कैसे आई? तेरे फोन चलाने की वजह से है यहाँ पर तू। बेशरम, तुझे पता भी है तेरे हाथ में फोन फट गया था और तो और तेरे दोनों हाथ बुरी तरीके से जल चुके हैं। मैं फिल्म देख रही थी माँ जी, मुझे महसूस भी हो रहा था कि फोन गर्म हो रहा है, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तेरा ध्यान हटाने के चक्कर में शुक्र मना भगवान ने तुझे दुनिया से ना हटा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे समझ आ गई है बात। अरे अब क्यों समझ आ गई? अभी तो थोड़ा और वक्त लेना था बहू। नया फोन ला कर दूं तुझे चलाने के लिए? चला ले, बहुत वक्त है। अस्पताल में पड़ी पड़ी आराम से फोन चलाती रहना। माँ जी अब आप ऐसा मत कहिए ना, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। कम से कम अब तो मुझे मत डांटिए। अगर यही गलती तू पहले मान लेती ना बहू, तो कम से कम आज तेरी ये हालत ना होती। माँ जी वो कहते हैं ना, ठोकर खा के ही अकल आती है, और मेरे साथ भी वही हुआ है। अब से फोन नहीं चलाऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। इस तरह सुनैना को अपने ओवर फोन चलाने वाली आदत का बुरा नतीजा देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद सुनैना अस्पताल से घर आ जाती है। कविता उसकी खूब देखभाल करती है और सुनैना पहले जैसी हो जाती है। लेकिन अब सुनैना बिल्कुल भी जरूरत से ज्यादा फोन नहीं चलाती, बस जितना जरूरत हो उतना ही फोन चलाती है और बाकी सभी लोगों की तरह वो भी अब घर का काम करने पर ध्यान देती है और जरूरत से ज्यादा फोन नहीं चलाने की सभी को सलाह भी देती है। ये अरे मैं नहीं जानता इसे, मुझे क्या पता कौन है ये। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। आपकी जुबान नहीं कांपी? नहीं, अभी तक तो नहीं कांपी और ना ही कांपेगी। अब इसे यहाँ से ले जाओ। इसे मैं और मेरी बीवी नहीं जानते। कौन था वो जिसे मनोहर ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था? सच्चाई जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आज मनोहर के घर कुछ अच्छा बन रहा था, जिसकी खुशबू से मनोहर घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। खुशबू तो बाहर तक आ रही है। अरे क्या बना रही हो? खुशबू सुनकर ही मेरे को तो भूख लगने लग गई। पनीर बन रहा है, उसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर? तुम्हें पता है मुझे पनीर पसंद नहीं है, फिर भी पनीर बना रही हो। ठीक है, पनीर बना लिया, लेकिन अब बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, सोच रही हूँ तुरई की सब्जी बना दूँ, आप खा भी लेंगे। मुझे पता है आप कोई ड्रामा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके लिए पनीर और मेरे लिए तुरई? वाह, ये अच्छा है तुम्हारा। आ भी कौन रहा है, चोर साला। क्या कहा आपने? मेरे भाई को चोर? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? अरे मेरा इकलौता भाई है, उसे पनीर पसंद है, उसकी पसंद का खाना बनाया है, तो क्या आप मेरे भाई को चोर बोलोगे? अरे भाग्यवान, मैं चोर नहीं बोल रहा, मैं तो चोर साला बोल रहा हूँ। देखो कितनी दूर है, लेकिन अपनी दीदी का दिल चुरा कर बैठा हुआ है। तो हुआ ना मेरा चोर साला। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगा आप मेरे भाई को चोर बोल रहे हो। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, चोर को तो चोर ही बोलूंगा ना। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के बाहर से आवाज आती है। तभी जानकी कहती है, लगता है मेरा भाई आ गया। हाँ रुक बहारी, मैं अभी आती हूँ। जानकी पूजा की थाली लेकर घर के बाहर अपने भाई रामू की आरती उतारती है और नजर उतारते हुए बोलती है, इसकी नजर उसकी नजर, मेरे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब की नजर, रास्ते में आते जाते लड़कियों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू 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 थू। अरे ऐसे आरती उतार रही हो जैसे कि ये सलमान खान हो। सलमान खान की माँ भी उसकी इतनी नजर नहीं उतारती जितना तुम अपने भाई की उतार रही हो। चोर सा तो दिखता है, चोर साला। देखो दीदी देखो, ये जीजा जी मुझे चोर चोर कह रहे हैं। अगर इनको ऐसे ही मेरी बेइज्जती करनी है ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे तेरे जीजा जी मजाक कर रहे हैं। पता है तुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तूने मेरा दिल चुराया है, और पता नहीं कितनों का दिल चुराया होगा, इसलिए तुझे चोर कहकर बुलाते हैं। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाग्यवान, तुम कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें गलत बोल दूं।
अब चले अंदर, अगर तुम्हारे भाई की नजर और आरती उतर गई हो तो। हाँ हो गई। आप ये आरती की थाली अंदर ले जाओ, मैं अपने भाई को अंदर लेकर आती हूँ। बेचारा बहुत थक गया होगा ना, कब से खड़ा है बेचारा। अरे दीदी, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ जैसा आप सोच रही हो। अरे जीजाजी, दीदी को समझाइए कुछ। अरे भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि भाई बहन के बीच में मैं कुछ बोल सकूं। अरे मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। जानकी अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर का शोर शराबा सुनकर तीनों बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर अपनी पड़ोसन कमला पर जाती है और जानकी पूछती है, क्या हुआ कमला बहन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे मत चिल्लाया करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस एक बार वो चोर मिल जाए, उसकी तो मैं जान हलक से पकड़कर निकाल दूंगी। कैसे उस चोर ने मेरे घर के अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। क्या उठाया उस चोर ने आपके घर से? बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कि चोर कौन है। ऐसे कैसे चोर किसी को भी बना दे। मैंने सुना है तुम्हारा भाई भी आया है आज ही। अब फंसा मेरा चोर साला, बहुत बुरी तरह फंस गया। हाँ आज ही आया है। क्यों, कोई काम है क्या मेरे भाई से आपको? हाँ मुझे काम है, उसे बोलो जरा मेरे छत पर चढ़कर देखे, छत के ऊपर से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई इतना पतला सा है, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे ये कैसे बच गया? मैंने तो सोचा आज ही छुटकारा मिल जाएगा इस चोर से। जब देखो किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता रहता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों जी, आप बोलिए ना, मान नहीं रही है कमला जी। समझा दीजिए कि हम अपने भाई को इनकी छत पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे क्या हो गया तो चढ़ जाएगा तो? मुझे पता है मेरा साला किसी भी काम से मना नहीं करता। क्यों साले साहब, चढ़ जाओगे ना आप इनकी छत पर? अरे जीजाजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने बोला तो मैं अभी चढ़ जाता हूँ इनकी छत पे। नहीं रामू, तू छत पर नहीं चढ़ेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी? अरे वो किसी युद्ध में नहीं जा रहा, छत पर जा रहा है। ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। मनोहर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक कुछ लोग रामू को पीट रहे होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए घर की ओर आता है और खुद से बोलता है, अरे मोरी मैया, आए आए मर गया रे दादा। अरे कितना मारा उन कमीनों ने। अरे कोई भी पुर्जा नहीं छोड़ा रे। अरे सबको तोड़ फोड़ दिया रे दादा। अरे अच्छा है दूसरा गांव था, किसी ने नहीं देखा तो बच गया। अब जल्दी से घर जाता हूँ और कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, कहीं दीदी देख ना ले। अरे रामू, ये क्या हुआ तेरे साथ? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? अरे क्या बताऊँ दीदी, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो किसी को बचाने के चक्कर में चोट लग गई। क्या बोल रहा है? किसको बचाने के चक्कर में लग गई तुझे? मुझे सच सच बता, आखिर चोट कैसे लगी? ओहो दीदी, आप भी ना बहुत चिंता करती हो। रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली थी, पता है आपको? उस बच्ची के पीछे बैल पड़ गया, तो जब मैंने देखा उस बच्ची को तो बचाने के लिए मैं भिड़ गया उससे और मुझे चोट लग गई दीदी। बाप रे, इतनी ज्यादा लग गई। जा जल्दी से जाकर दूसरे कपड़े पहन ले, ये गंदे हो गए हैं। जा, मैंने आज तेरे लिए चिकन बनाया है, जो तू कल लेकर आया था ना, वही बनाया है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। दीदी मैं अभी जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े वपड़े बदल कर आता हूँ दीदी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है तो वही मनोहर दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। तभी अंदर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अभी मेरे चोर साले ने तुमसे क्या कहा कि उसने एक बच्ची को बचाया है? अरे मैं बताता हूँ कि वो पिट कर आया है दूसरे गांव से। वो भी चोर है मेरा साला, मतलब तुम्हारा भाई। आज मुर्गी चुराते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने मिलकर कूट दिया इसको। क्या मुर्गी चुरा रहा था? मतलब ये जो बनी है आज मुर्गी, क्या ये भी चोरी करके लाया है? पक्का चुरा कर ही लाया होगा। अपनी जीजा की सारी बात सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और कहता है, नहीं दीदी, नहीं दीदी, जीजा जी झूठ कह रहे हैं दीदी। मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी, और ना ही मुझे किसी ने मारा है। और अभी जो चिकन बनाया ना आपने, वो भी मैं ही खरीद के लाया था। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी। अच्छा, चोरी नहीं की तुमने? ठीक है, मुझे ये बताओ, जिस दिन तुम आए थे उस दिन कमला जी के घर से एक मुर्गी गायब हुई थी। बताओ तो, तुमने ही चुराई थी ना? अरे जीजा जी,
एक तो तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया, बस आप खुश। अरे दीदी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। हर बार जीजाजी मुझे चोर साला बोलते रहते। अरे जब जब तुम आते हो ना, गाँव में चोरी होना शुरू हो जाती है और तुम्हारे जाने पर चोरी बंद हो जाती है। तो तुम्हें चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? बस अब बहुत हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर बगल वालों ने सुन लिया ना, मेरे भाई की क्या ही इज्जत रह जाएगी। दीदी, मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा दोबारा। जैसे ही रामू जाने की बात करता है तभी वहाँ कमला और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और रामू को पीटने लगते हैं। वजह पूछने पर कमला बताती है कि रामू ने गांव से बहुत बार चोरी की है, लेकिन पकड़ा आज गया है। जानकी अपने पति से रामू को बचाने की कहती है, तभी मनोहर उसे पहचानने से मना कर देता है और राजू से हर रिश्ता नाता तोड़ लेता है और बोलता है, देखो जानकी, मैंने आज तक बहुत सहा है, मैं यूं ही इसको चोर नहीं कहता। तब भी ये है कि सुधरता नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस चोर के साथ। मनोहर के कहने के बाद अब जानकी भी क्या कहती, वो भी अपने भाई से सब रिश्ते तोड़ देती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। नम्रता अपनी सास ससुर और पति के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन नम्रता रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास ललिता उससे कहती है, अरे ओ बहू, जब देखो बाहर चली जाती है। अरे ओ बहू, देख जरा तेरे ससुर जी कहाँ है, देखना कहीं कीड़े पड़े ना हो। उफ, ये कैसा सर दर्द है, जब देखो इनकी बातें सुनते रहो, बातें ना मानो तो अपना ही गला फाड़ कर शुरू हो जाते हैं। क्यों री बहू, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरी आदतें देखकर लगता है कि बूढ़ी मैं नहीं तू हो गई है। सुनाई भी कम देने लगा है तुझे। आई माँ जी, बस खाना बन जाए तब जाकर मैं बापूजी को ढूंढती हूँ। ये अलग ही सर दर्द है। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मुझे नौकरानी बना कर रखा है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। क्यों रे बहू, क्या बोल रही है? तुझे क्या लगता है अगर तू रसोई में खुद से बतिया लेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? सब सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ तेरी तरह। हे भगवान, मेरी सास तो एक बला से कम नहीं है, जब देखो कान खोल कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नम्रता अपने ससुर जी को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपना ससुर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। तभी वो उनके पास जाकर बोलती है, पिताजी पिताजी, चलिए घर चलिए, बहुत वक्त हो गया है। माँ जी भी बहुत चिंता कर रही हैं, सुबह से परेशान हैं आपके लिए। क्या? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? माँ जी? किसकी माँ जी? और मेरा क्यों इंतजार कर रही है? मैंने कौन सा उसकी बाऊजी जेब में लेकर आया हूँ? उनके बाऊजी आप ही हो। अब चलिए, अगर माँ जी यहाँ आ गई तो आपका क्या होगा, और आप ही समझ सकते हैं। उफ, ये अलग सर दर्द है। अब ये काम भी मुझे ही करना है। शराब पिए ये और घर ले जाऊं मैं, हद है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? आओ तुम्हारा सर दबा दूं, देखना झट से सर दर्द गायब हो जाएगा। आप घर चलिए, बहुत काम है, वो सब भी हमको झटपट निपटाना है। जब देखो पी पा के नीचे आकर बैठ जाते हो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हमेशा आपको आपकी बहू घर लेके जाती है। बहू? अरे कौन सी बहू? मेरी तो शादी हुई नहीं हुई, तो ये बहू कहाँ से आ गई? और ये बोल क्या रही है? जब देखो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, ताकि मुझे भी सुनाई तो दे। कुछ नहीं, बस आपके घर की बहू बनकर जिंदगी बर्बाद हो गई, यही बोलना था। नम्रता अपने ससुर को घर लेकर आती है और घर के कामों में फिर से जुट जाती है। अगली सुबह नम्रता घर का काम कर ही रही होती है तो ललिता टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन उर्मिला आती है और बोलती है, अरे ललिता, देखना खबर क्या दिखा रही है। अरे देख भी ले, क्या खबर आई है। अरे वही तो देख रही हूँ, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर दिखी ही नहीं जैसे तू उछल उछल कर बता रही है। शायद चला गया होगा वो खबर। अरे बहुत भयानक खबर था। अरे सुन ना ललिता, जब तक मैं खबर बताती हूँ तुझे, अपनी बहू को बोलना चाय बना कर ले आएगी। जाना, तू ही बोल कर आ, मना नहीं करेगी तुझे। जा, जाकर बोल के आ,
कड़क चाय बनाने। तेरी बहू जितनी चालाक है ना, कहीं मुंह पर मना ना कर दे चाय के लिए। रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी मैं। तू रुक जा, मैं ही चाय के लिए बोल कर आती हूँ। सिर्फ पीठ के पीछे बोलती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। रुक बहू, अरे ओ बहू। तभी नम्रता जल्दी से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी रिमोट दो, टीवी पे ना बढ़िया खबर दिखा रहे हैं। अरे कहाँ रख दिया आपने रिमोट? रिमोट वगैरह बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर चाय बना ले आ। देख उर्मिला चाची आई है। हाँ ठीक है ना, आइए। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अब तो रिमोट दे दीजिए। माँ जी न्यूज नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है हमें? बताएगी या इधर उधर खुद ही ढूंढती रहेगी? हाँ मिल गया रिमोट। अब एक न्यूज चलाती हूँ, आप लोग न्यूज देखिए, मैं ना तब तक कड़क चाय लेकर आती हूँ। हमें बोल देती, हम खुद लगा लेते न्यूज। तेरी सास और मुझे, हम दोनों को ही टीवी का रिमोट चलाना आता है। अगर सिर्फ बता भी देती ना, तो हम खुद ही न्यूज लगा लेते। नम्रता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी दोनों सहेलियाँ न्यूज में देखती हैं और उर्मिला बोलती है, बहू ने मारा सास को। ओहो, बहू ने सास को मारने के लिए चाय में जहर मिलाया। फिर सास ने जब चाय पीने के लिए इनकार किया तो बहू ने बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया और सास की हत्या कर दी। अरे उर्मिला, ये क्या खबर पढ़ रही है तू? टीवी में जो बता रहे हैं वही पढ़ना, क्यों इधर उधर की खबरें बताकर डरा रही है मुझे? अरे मैं क्यों डराने लगी तुझे? अब तुझे मुझे खुद डर लग रहा है। अब तो तेरे घर में भी चाय पीने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अगर तेरी बहू ने भी हमें चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो? तू तो फिर भी बच जाएगी। मेरा सोचा है, अगर मैंने चाय पीने से इनकार किया तो बहू तो मेरा बेलन मार के सर फोड़ देगी। तभी वहाँ नम्रता चाय लेकर आती है और बोलती है, हमें नहीं पीनी चाय, ले जाओ। क्यों माँ जी? चाची जी क्यों नहीं पीनी चाय? मैं आपकी पसंद की कड़क चाय बना कर लेकर आई हूँ। बहू, ये क्या है तेरे हाथ में? बेलन क्यों है? हमें मारने का इरादा है क्या तेरा? बेलन? अरे नहीं माँ जी, ये मारने के लिए थोड़ी है। ये तो मैं रोटियां बना रही थी ना, इसलिए हाथ में लेकर आ गई। अरे अरे डरो मत, मैंने चाय में कुछ जहर नहीं मिलाया है। तुझे कैसे मालूम हमने चाय में जहर मिलाने की बात की है? हमने तो तुझे बताई भी नहीं थी, हम तो न्यूज में पढ़ा था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी कि रसोई घर तक मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अब आप लोग बिना वजह ही डर रही हैं मुझसे। ठीक है, जा तू चाय रख दे, हम पी लेंगे। बड़ी आई हमको समझाने वाली। जा अपने ससुर जी को उठा दे, उनको चाय भी दे दे, कल से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ अभी उठाने जाऊंगी। ये अलग सर दर्द है, जब देखो उनको ये करो वो करो। उफ, ये सब देखकर तो मेरा मन ही नहीं करता। अब यहाँ और देर तक रुकी ना तो दूसरा काम फिर से पकड़ा देंगे। नम्रता मन में बोलते हुए अपने ससुर को उठाने जाती है तो देखती है कि रामलाल पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। बहू को आता देखकर रामलाल बोलता है, क्या बात है बहू, घूंघट क्यों नहीं करती हो तुम? तुमको बार बार बताना पड़ेगा क्या? जरा भी दिमाग के नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, सब चीज बताना पड़ता है तुम्हें। करो जल्दी से अपना पल्लू। वो पिताजी गलती हो गई। माँ जी खाने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा शायद पिताजी अभी उठे नहीं होंगे। उठ गया हूँ, जाओ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता देना अपनी माँ जी को नाश्ता तैयार रखें। और हाँ, जब भी मुझे बुलाने आया करो पूरा पल्लू लेकर आया करो। ससुर हूँ तुम्हारा, देवर नहीं। इनका तो अलग ही नाटक चलता है रे दादा। इनके नखरे देखकर तो मेरे सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर मैं गरीब घर की बेटी नहीं होती ना तो बताती इतना तंग करने की सजा क्या होती है। नम्रता एक गरीब घर की लड़की थी जो बिना दहेज दिए ललिता के घर में बहू बनकर आई थी। बेचारी अक्सर सास के ताने सुनने के बाद नशेड़ी ससुर को ढूंढने जाया करती। बेचारी गरीब बहू का सर दर्द नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे ही एक दिन उर्मिला फिर से आती है और नम्रता को रसोई में काम करता देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी सास कहाँ है, दिख नहीं रही। माँ जी अंदर बैठी हुई हैं, बुलवा दूं माँ जी को या आप खुद ही माँ जी तक चली जाओगी? अरे चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर।
तू बस एक गर्मा गर्म चाय बना दे। तेरी हाथों की चाय पी के तो बदन में फुर्ती आ जाएगी। चाय का बोलकर उर्मिला ललिता के पास जाती है। तभी नम्रता खुद से बोलती है, आ गई महारानी। ये अलग सा दर्द है, ना समय देखती है ना इंसान। जब मन करे मुंह उठाकर आ जाती है और बोलती है बेटा चाय पिला दे। भला ये क्या बात हुई, भरी दोपहरी में कौन चाय पीता है। जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। नम्रता बेचारी हर रोज अपना दुखड़ा रोती। भला इस गरीब बहू का सर का दर्द कब खत्म होगा। दिन बीतते गए लेकिन नम्रता का सर दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ।